मार्केट क्रैश हो रहा है, क्या करें? इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें या उसे स्टॉप करें? हाय, आई एम कोमल। वेलकम टू फाइनेंस की दुनिया। मार्केट क्रैश हो रहा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है एंड इस सिचुएशन का हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इस गिरते हुए मार्केट में हम कैसे बेनिफिट अपना बना सकते हैं, इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मार्केट क्रैश कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो सबसे पहला इस साल का मार्केट क्रैश स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2024 में। अगर आप ये डेटा देखेंगे तो अक्टूबर 2024 में FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्होंने लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग की है। एंड जो हमारे DIS है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने लगभग 1,07,000 करोड़ की बाइंग की है। और अक्टूबर से लेकर टिल फरवरी तक FIIs ने ऑलमोस्ट 2,81,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो अब बात ये आ जाती है कि FIIs ने इतनी सेलिंग क्यों की। इसके पहले हम जानेंगे कि FIIs क्या है एंड DIS क्या है। FIIs जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर रहते हैं, और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, हेज फंड कंपनीज, लोन कंपनीज, ये सारी। एंड DIS मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब वो इन्वेस्टर्स जो इंडिया में रहते हैं। ये भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती है, कोई बड़ा कॉरपोरेट हाउस हो सकता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती है, बैंकिंग कंपनीज हो सकती है, पेंशन फंड कंपनीज हो सकती है। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। एंड थर्ड वन एक और पॉइंट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। जैसे कि आप और मेरे जैसे लोग जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, ब्रोकर के थ्रू हम स्टॉक्स बाय सेल करते हैं, हम सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर कि FIIs ने इतनी सेलिंग स्टार्ट क्यों की। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट का ओवर वैल्यूएशन होना, मतलब मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा महंगा होना। FIIs ने सेलिंग इसीलिए की क्योंकि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड था, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था। इसीलिए अक्टूबर में जब FIIs ने सेलिंग स्टार्ट की तो वो चाइना जाने लगे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे चाइना का मार्केट स्टेबल था, मतलब वो उतना महंगा नहीं था। तो कोई भी इन्वेस्टर यही चाहेगा कि उसे सस्ते में स्टॉक्स मिले, ना कि महंगे में। इंडियन मार्केट कंटिन्यूसली बहुत एक साइड से अप साइड जा रहा था, इसीलिए FIIs ने वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन अब हमारा मार्केट बहुत स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग हो गई तो मार्केट अपने वैल्यूएशन पे सीधे सीधे आ रहा है। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि जो हमारा रुपया है वो वीक हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर से। अगर आप देखोगे जैन 2024 में डॉलर का प्राइस था 83, लेकिन आज डॉलर का प्राइस है समवेयर अराउंड 87। मतलब 5% का अप्रिसिएशन डॉलर में हुआ है। तो ये जो FIIs होते हैं जब ये सेलिंग करते हैं तो इनको डॉलर चाहिए होता है। ये सेलिंग तो रुपए में करते हैं, बट इन्हें कन्वर्ट करना होता है डॉलर में। तो अगर ये रुपया डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो इन्हें 5% का लॉस तो वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी उनको एक डाउनफॉल देखने मिला कि रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, इसलिए भी उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की, ऐसा एक रीज़न भी सामने आया है। नेक्स्ट इज टैरिफ रेट। डोनाल्ड ट्रंप की जो अनाउंसमेंट हुई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ रेट लगाएंगे, इसकी वजह से भी हमारे मार्केट ने रिएक्ट किया है। टैरिफ का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो इम्पोर्टेड गुड्स पर लगता है। बट ये चीज़ें अभी फाइनल नहीं हुई कि कितना टैक्स लगेगा और कैसे लगेगा। टैरिफ रेट की वजह से भी हमारे मार्केट ने रिएक्ट किया है। बट एक अच्छी बात है कि जो टैरिफ होता है वो सिर्फ गुड्स पर लगता है, सर्विसेज पर नहीं। तो अगर ये लग भी रहा है तो हमारे सर्विस सेक्टर जैसे IT, सॉफ्टवेयर सेक्टर पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो मार्केट गिर रहा है और ये जो सारी न्यूज़ आ रही है कि टैरिफ की वजह से या FIIs की सेलिंग की वजह से या डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, ये सारे रीजंस की वजह से सिर्फ मार्केट गिरना ये हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। बिकॉज ये सारे रीज़न तो कंटिन्यू है, आगे भी जाकर हो सकता है डॉलर और अप्रिशिएट हो, रुपया और गिरे और इंटरनेशनल न्यूज़ आती रहे, FIIs की बाइंग सेलिंग तो चलती रहेगी। लेकिन मार्केट इतना गिरा क्यों, क्रैश वाली सिचुएशन आई क्यों?
तो इसका एक ही रीज़न है, ये है कि मार्केट का ओवर वैल्यूएशन होना। जब मार्केट महंगा हो जाता है तो वो एक रीज़न ढूंढता है कि कैसे भी करके उसको नीचे आना है। तो छोटे मोटे न्यूज़ से अगर कोई भी न्यूज़ आ गई तो वो रिएक्ट ज़्यादा करता है। सेम सिचुएशन अंडर वैल्यूएशन मार्केट में भी होती है। जब मार्केट बहुत सस्ता होता है तो छोटी सी अच्छी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके ऊपर चला जाता है। तो ये जस्ट मार्केट के वैल्यूएशन की वजह से हुआ कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से मार्केट इतना रिएक्ट कर रहा था छोटी छोटी न्यूज़ पर। बट ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छी बात है कि ऐसी सिचुएशन में हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए, और एसआईपी के थ्रू कंटिन्यू रखना बहुत अच्छी बात होती है। हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में कितनी एसआईपी स्टार्ट हुई है एंड कितनी एसआईपी डिसकंटिन्यूड हुई है। इस डेटा में अगर हम देखेंगे तो जैन 2025 में नंबर ऑफ न्यू रजिस्टर्ड एसआईपी है 56 लाख, बट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूड एसआईपी है 61 लाख। सो इससे हमें क्या समझ आता है कि जस्ट बिकॉज मार्केट गिर रहा था इस वजह से बहुत सारे लोगों ने एसआईपी को डिसकंटिन्यूड किया है, एसआईपी को स्टॉप किया है। बट हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गिरे हुए मार्केट में हमें एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी से हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है। इसे हम एक चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। सो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि आपको हर लेवल पे मार्केट का एवरेज प्राइस मिलेगा। यहाँ पे हम सिनेरियो देखते हैं, 3 सिनेरियो है, राइजिंग मार्केट, फॉलिंग मार्केट एंड वॉलेटाइल मार्केट। समझिए कि आप हर महीने 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मंथ में राइजिंग मार्केट में जो आपकी एनएवी है 10 है। एनएवी का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, मतलब प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे कि आपको पर शेयर का प्राइस मिलता है, वैसे म्यूचुअल फंड में आपको एक यूनिट का एक प्राइस मिलता है। तो एनएवी हमारी वही होती है। तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो राइजिंग मार्केट में फर्स्ट मंथ में आपको 10 रुपए की एनएवी मिल रही है। तो 10,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 रुपए की एनएवी में आपको 1,000 यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ मार्केट बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एनएवी बढ़ जाएगी, यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट मंथ अगर आप देखेंगे तो आपकी एनएवी 10.5 हो गई, एंड सेम पैसों में सेम इन्वेस्टमेंट में आपको जो यूनिट्स मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, वो 952 मिल रहे हैं। आप देखोगे जैसे जैसे हमारी एनएवी बढ़ रही है वैसे वैसे हमें कम यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं। लेकिन वही गिरते हुए मार्केट में आप देखोगे जैसे जैसे आपकी एनएवी कम हो रही है, सेकेंड मंथ में आपकी एनएवी 9.75 है तो आपको यूनिट्स भी 1025 मिले हैं। एंड जैसे जैसे आपकी एनएवी 6 मंथ में देखिए 6 हो गई है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिले हैं। मतलब सेम अमाउंट में आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। एंड वॉलेटाइल मार्केट की भी यही सिचुएशन है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे वैसे आपकी यूनिट्स कम होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है मार्केट का ऊपर या नीचे जाना। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको फॉलिंग मार्केट में हुआ है। आपकी एनएवी एवरेज 8 है। सो फॉलिंग मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा यूनिट्स अलॉट हुए हैं, जो है 7,770। तो आपने देखा जैसे कि मार्केट जैसे गिरता है फॉलिंग मार्केट में हमें एसआईपी का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि राइजिंग मार्केट में या वॉलेटाइल मार्केट में हमें एसआईपी का बेनिफिट नहीं हो रहा था, फिर भी हमें एक एवरेज कॉस्ट मिल रही थी क्योंकि हम हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे। इसीलिए एसआईपी हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए, और ऐसे मार्केट सिनेरियो से डर के हमें अपनी एसआईपी रोकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी एसआईपी कंटिन्यू है तो और ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट ऐसे मार्केट में कर सकते हो। सो अगर आपने एसआईपी अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो अभी ही स्टार्ट करिए, और अगर स्टार्ट कर दिया है तो कभी उसे स्टॉप मत करिएगा ऐसे मार्केट सिनेरियो से डर कर। एंड सेकेंड, अगर आपके पास कोई लमसम पैसा है, मतलब अगर बीच बीच में आपके पास कुछ पैसे आते हैं 50,000, 1 लाख या कुछ भी, तो उसे हमेशा पार्ट्स में मार्केट में डालिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साथ तो तभी मार्केट का लेवल कुछ भी हो सकता है। जैसे जब मार्केट 26,000 पर था और आपके पास उस टाइम पैसा होगा, आपने डाल दिया होगा, तो अभी आपको बहुत लॉस देखना पड़ रहा होगा। इसलिए कभी भी जो आपके पास लमसम पैसा आता है एक साथ, उसको हमेशा पार्ट्स में डालना चाहिए। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे 2 कैटेगरी है, इन्वेस्टर ऑर्डिनरी एंड इन्वेस्टर स्मार्ट।
तो फर्स्ट कैटेगरी में किसी के पास अगर 24,000 रुपये है आय है, तो उसने अगर मार्केट में वो डाल दिया फर्स्ट मंथ में, मार्केट में एनएवी है 10 रुपीज़, समझिए उनको पर यूनिट पड़ा है 10 रुपये का, तो ओवरऑल उसको यूनिट अलॉट्स होंगे 2400, ठीक है। बट अगर वही 24,000 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो 2-2 हज़ार के 12 महीने तक, तो आप देखोगे मार्केट हर महीने अलग अलग होता है, किसी महीने सस्ता है, किसी महीने महंगा है। जैसे कि फर्स्ट मंथ में एनएवी 10 थी, तो उसे मिला 200 यूनिट्स, लेकिन जब सेकेंड मंथ आया तो एनएवी हमारी सस्ती थी, मतलब मार्केट तब गिरा हुआ था, तो हमें सेम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स मिले 210। तो ओवरऑल अगर आप नीचे जाओगे 12 मंथ पे, तो आपके एनएवी है 11, वहाँ पे हमें मिल रहा है यूनिट्स 181। अगर आप टोटल करोगे तो जो इन्वेस्टर 1 है, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, उसकी ओवरऑल एनएवी है 10। तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो आप देखोगे कि जो 24,000 है वो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसने 12 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो उसका जो ओवरऑल यूनिट परचेज हो रहा है वो 2,538 हो रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टर ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, जिसने एक साथ पैसा डाल दिया, उसको सिर्फ 2400 यूनिट्स मिले हैं। एंड जो एवरेज एनईवी है स्मार्ट इन्वेस्टर की कम है, मतलब उसको मार्केट में सस्ते में मिला है 9.95, बट जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है उसको 10 रुपए की एनईवी मिली है। तो जो करंट मार्केट कॉस्ट हो रहा है दोनों का, वो उसमें देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि कभी भी हमें लमसम में एक साथ मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए, हमें हमेशा पार्ट्स में डालना चाहिए। अगर आपके पास अचानक में कहीं से पैसे आ जाते हैं तो आप उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड करके ही डालिए, बिकॉज हमें नहीं पता मार्केट का लेवल क्या है। तो बेटर है कि हम पार्ट्स में डिवाइड करके एक एवरेज प्राइस लें। इसके लिए ही एसआईपी बेस्ट होता है, क्योंकि एसआईपी में ऑलरेडी हम पार्ट्स में ही कर रहे हैं, लाइक मंथली कर सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट, वीकली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक महीने में डेट डिसाइड कर सकते हैं और उसी डेट पे आपका हर महीने डिडक्शन चलता रहेगा। तो इसी वजह से हमें मार्केट में कोई भी सिनेरियो में, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो या वॉलेटाइल हो, हमें कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट नहीं रोकना है, इसे कंटिन्यू रखना है। तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट कभी रोकना नहीं है, गिरते हुए मार्केट को देखकर तो बिल्कुल डर के नहीं रोकना है। हम किन सिचुएशन में अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक सकते हैं, जैसे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है आपकी, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा है या कोई इमरजेंसी आ गई आपकी लाइफ में, तो उस टाइम अगर आप एसआईपी स्टॉप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हो, तो ठीक है। अगर आपका गोल कंप्लीट हो रहा है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर सकते हो। लेकिन मार्केट को टाइम करने के लिए, जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो मार्केट आज गिर रहा है तो अब नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बाद में करते हैं या रुक के करते हैं जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप मार्केट जाते हो सब्जी खरीदने, तो जब आप सब्जी खरीदते हो तो आप यही सोचते हो ना हमें सस्ते में मिल जाए, या जितना सस्ते में मिल जाए उतना अच्छा है। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही होता है, जब हम खरीदने जाते हैं तो जितना सस्ते में मिले वो आपके लिए अच्छा है। जब हम बेचने का हमारा टाइम आएगा तब आप सोचिएगा कि मार्केट महंगा हो, मार्केट अच्छा हो, लेकिन अब तो आपका बाइंग का टाइम है। तो कंटिन्यू आप सोचिए मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा, आपको सस्ते में एनएवी मिलेगी, सस्ते में स्टॉक्स मिलेंगे एंड एवरेज प्राइस आपकी आएगी एसआईपी के थ्रू। तो मार्केट में कोई भी सिचुएशन हो, आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉप नहीं करना है डर कर, बिल्कुल भी। सो अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। फॉर एन एग्जांपल, बंधन का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये फंड क्या करता है, निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें सीधा इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स फंड जनरली सेफ होते हैं बिकॉज ये क्या करते हैं, सीधा इंडेक्स को कॉपी करते हैं। जैसे जैसे हमारा इंडेक्स बढ़ेगा आपका रिटर्न्स भी वैसे ही बढ़ेगा। एंड निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ये टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है, तो यहाँ पे आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। सो अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, म्यूचुअल फंड इन हिंदी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।